हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे एंटीजन और एंटीबॉडी की इंटरेक्शन की। लास्ट सेशन में हमने देखा था कि किस तरीके से 5 अलग अलग टाइप की एंटीबॉडीज़ होती हैं, जी, ए, एम, डी और ई, और किस तरीके से ये फिजियोकेमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ में अलग अलग होती हैं। तो आइए आज हम डिस्कस करते हैं एंटीजन और एंटीबॉडी की इंटरेक्शन की। हर एक पर्टिकुलर एंटीजन जो है वो एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी के साथ ही कंबाइन करेगी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है एंटीबॉडीज़ के यूनिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन की वजह से और उनकी कन्फर्मेशन की वजह से। इनका ये स्ट्रक्चर किस वजह से डिफ़र होगा? बिकॉज़ अलग अलग एंटीबॉडीज़ के एंड टर्मिनल पर वेरिएबल पार्ट के ऊपर अलग अलग अमाइनो एसिड्स की ऑर्गेनाइजेशन होती है। ऐसे ही लाइट चेन और हैवी चेन के एंड टर्मिनल पर अमीनो एसिड्स उनके वेरिएबल रीजन में डिफरेंट होगी, जिसकी वजह से उनकी स्ट्रक्चरल कन्फर्मेशन भी डिफरेंट होगी। हर एक एंटीबॉडी की एक पर्टिकुलर टाइप की शेप होती है। जैसे पहले हमने बात की थी कि आईजीएम जो है वो पॉलीमेरिक एक्शन के रूप में एक काम करती हैं, जबकि आईजीए जो होता है वो डाइमर फॉर्मेशन कराती हैं। इसलिए इन एंटीबॉडीज़ की डिफरेंट स्टेरिक शेप भी होगी और इसी वजह से वो एंटीजन स्पेसिफिसिटी शो करती हैं। ठीक है, ये देखिए, ऐसे ही जो एंटीजन के जो प्रोस्थेटिक ग्रुप होते हैं वो एक इमेज मिरर के रूप में काम करेंगे और उसी के साथ ही एंटीबॉडीज़ इसके ऊपर कंबाइन कर जाएगी। हम पहले ही बात कर चुके हैं कि एंटीजन के ऊपर जो स्पेशल कैप लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे उसे एपिटोप बोलेंगे। तो एंटीजन के एपिटोप कंबाइन करते हैं एंटीबॉडी के पैराटोप के साथ। एंटीबॉडी बेसिकली दो तरीके से जो है अपना फंक्शन करती है। पहली हम बात करेंगे डायरेक्ट अटैक अगेंस्ट द एंटीजन और दूसरा बाय एक्टिवेशन ऑफ द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ये अभी हम डिस्कस करेंगे सारा का सारा। देखिए, जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर कोई भी एंटीजन इन्वेड कर जाएगी तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाएगा, जिसके अंदर एंटीबॉडीज़ जो हैं वो अलग अलग तरीके से काम करेंगी। तो पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट अटैक की। इसके अंदर आपके आते हैं पहला, द प्राइमरी एंटीजन एंटीबॉडी यूनियन जैसे ही होगी तो एंटीबॉडी और एंटीजन की इंट्रैक्शन होगी उनकी कंबाइनिंग साइट्स के ऊपर। यानी कि एंटीजन के ऊपर जो एंटीजन डिटर्मिनेंट्स हैं और एपिटोप्स हैं वो बाइंडिंग साइट्स ऑफ एंटीबॉडी के साथ कंबाइन कर जाएंगे, और यू कैन से एपिटोप कंबाइन कर जाएगा पैराटोप के साथ। और इस तरीके से ये स्पेशल इंट्रैक्शन जो है वो हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम को ट्रिगर कर देगी। इसके अंदर जो एंटीजन एंटीबॉडी की इंट्रैक्शन होती है वो बेसिकली नॉन कोवेलेंट होती है। नॉन कोवेलेंट का मतलब है स्पेसिफिक है और वो वीक है, और एट द टाइम ये रिवर्सिबल भी होती है। तो इसके अंदर बेसिकली चार जो यू कैन से जो बॉन्डिंग पैटर्न होंगे चार हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज़ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इन्हें आयनिक फोर्सेस भी कहते हैं। ये अपोजिट चार्ज आयनिक ग्रुप्स के बीच में, प्रोटीन साइड्स के आयनिक ग्रुप्स के बीच में पाए जाएंगे। जैसे एन टर्मिनल NH3 आयनाइज्ड पार्ट ऑफ लाइसाइन इट कंबाइंड विद द COOH नेगेटिव ग्रुप ऑफ ग्लूटामेट। तो ऐसे ही प्रोटीन के अमाइनो एसिड्स के अंदर प्लस और माइनस चार्ज आपस में मिलकर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बनाते हैं एंटीजन और एंटीबॉडीज़ के बीच में। सेकंड इज़ रिवर्सिबल हाइड्रोजन बॉन्डेड बॉन्ड्स। ये हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स के बीच में बनते हैं जहाँ पर OH NH2 और COOH जो है ये वाले मॉलिक्यूल्स मेन रोल प्ले करते हैं। थर्ड वन इज़ हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स। हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स जो हैं बेसिकली कुछ अमाइनो एसिड्स जैसे वेलाइन, ल्यूसाइन, फिनाइल एलानिन, इनके एक्वस मीडियम में आने पे उनकी साइड चेन्स के बीच में क्रिएट होते हैं और यहाँ से वाटर को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड एज हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स। ये जो बॉन्ड्स होते हैं बेसिकली 50% ऑफ एंटीजन एंटीबॉडीज़ की स्ट्रेंथ को मेंटेन करके रखते हैं। एंड फोर्थ वन इज़ वंडरवाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अपोजिटली चार्ज ऑसिलेटिंग डाइपोल्स के बीच में वंडरवाल फोर्सेस पाए जाते हैं और इनकी स्ट्रेंथ जो है ये डिटरमाइन कराती है कि एंटीजन और एंटीबॉडी की जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी क्लोज है।
ठीक है। और ये वंडर वाल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस जो है वो 7th पावर ऑफ डिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना डिस्टेंस ज़्यादा होगा उतने ही वंडर वाल फोर्सेस कम होंगे, और जितना ही डिस्टेंस कम होगा वंडर वाल फोर्सेस उतने ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। इस तरीके से वंडर वाल फोर्सेस जो है वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रूप में एंटीजन और एंटीबॉडी की क्लोजनेस को यू कैन से स्पेसिफाई करते हैं। नेक्स्ट इज, अब हम बात करेंगे डिसोसिएशन कांस्टेंट की। हमने पहले ही बात की थी कि एंटीबॉडी बाइंडिंग एबिलिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिसोसिएशन कांस्टेंट के। द कॉम्प्लीमेंट्री इलेक्ट्रॉन क्लाउड शेप ऑन द कंबाइनिंग साइट ऑफ एंटीबॉडी एंड this combines with the antigenic determinants present on the antigen surface। देखिए एंटीबॉडी के ऊपर कंबाइनिंग साइट्स होती हैं जो कि एंटीजन के एंटीजेनिक डिटर्मिनेंट्स के साथ स्ट्रॉन्गली कंबाइन कर जाती है और एक दूसरे के साथ एक तरीके से फिट होके एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन को फॉर्म करते हैं। इसे कहते हैं इंटरमोलिकुलर एसोसिएशन। ये बेसिकली नॉन स्पेसिफिक प्रोटीन इंटरेक्शन होती है और जिसकी वजह से इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस जो हैं वो एंटीजन और एंटीबॉडी के बीच में स्मॉल हो जाता है। नेक्स्ट इज़, एंटीजन और एंटीबॉडी की आपस में बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ जो है उसको एफिनिटी के नाप से मेज़र किया जाता है। ठीक है, ये एफिनिटी जो होती है मींस द बॉन्डिंग ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी, दिस इज़ जनरली रिवर्सिबल। इसके रिवर्सिबल होने की वजह से ही एंटीजन और एंटीबॉडी डिसोसिएट भी हो सकते हैं और दोबारा से रीएसोसिएट भी हो सकते हैं। इस तरीके से इनकी एसोसिएशन होना एफिनिटी कहलाता है, जबकि इनके डिसोसिएशन को हम एविडिटी के यानी कि फंक्शनल एफिनिटी के अंदर मेज़र करते हैं। अगर किसी भी एंटीजन एंटीबॉडी की एविडिटी ज़्यादा है इसका मतलब वो आपस में आसानी से डिसोसिएट नहीं होती हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट आता है बोनस इफ़ेक्ट। इसके अंदर हम ये स्टडी करते हैं कि एंटीजन और एंटीबॉडी अगर आपस में कंबाइन करती हैं तो अगर ये एक बल्क में होंगी तो इनका जो यू कैन से इनकी जो बॉन्डिंग होएगी, इनका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा बॉन्डिंग का वो बहुत ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू द अर्थमेटिक सम ऑफ देयर इंडिविजुअल एंटीजन एंटीबॉडीज़। यानी कि जब ये बहुत सारे एक यू कैन से एक बल्क में एंटीजन एंटीबॉडी की इंट्रैक्शन होगी तो उनके अलग अलग इंडिविजुअल सम से कहीं गुना ज़्यादा बल्क में देखने को मिलेंगी। दिस इज़ कॉल्ड एज द बोनस इफेक्ट, यानी कि द मल्टीवैलेंस ऑफ मोस्ट एंटीजन लीड्स टू बोनस इफेक्ट। यहाँ पे देखिए कि एविड जो है वो एविडिटी ऑफ मिक्सचर ऑफ एंटीबॉडीज़ और एंटीजन को शो करता है, जबकि K1 जो है वो एफिनिटी ऑफ फर्स्ट एंटीजन एंड एंटीबॉडी को शो कर रहा है, जबकि K2 जो है वो सेकेंड एंटीबॉडी को शो कर रहा है। नेक्स्ट इज, ये देखिए क्योंकि एंटीबॉडी का बेसिकली बाइवेलेंट नेचर होता है इसलिए बहुत सारी मल्टीपल एंटीजेनिक साइट्स के ऊपर ये कंबाइन कर जाती हैं और इस तरीके से ये एक क्लम्प की फॉर्मेशन ले लेती हैं, जैसे ऊपर डायग्राम में भी दिख रहा है, आप देख सकते हैं। और यू कैन से इन दिस डायग्राम इस तरीके से एंटीजन के ऊपर स्पेसिफिक जो है इस तरीके से डिटर्मिनेंट्स या एपिटोप्स प्रेजेंट होते हैं और ये एंटीबॉडी के साथ ये दिख रहा है आपको फिगर नंबर 2 के अंदर। यहाँ पे एंटीजन के स्पेशल फीचर्स एंटीबॉडी की कंबाइनिंग साइट्स के साथ कंबाइन करके एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन फॉर्म कर लेते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट इज, एंटीजन और एंटीबॉडी जब कंबाइन करते हैं तो बेसिकली ये 2 या 3 टाइप से एक्शन करना परफॉर्म करते हैं, जैसे कि फर्स्ट इज़ एग्लूटिनेशन। ये एक मल्टी स्टेप की प्रोसेस होती है जिसके अंदर जो बैक्टीरिया या जो बड़े जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं या आरबीसीज वगैरह जो होते हैं उनके सरफेस के ऊपर क्लम्पिंग हो जाती है, यानी कि एक यू कैन से एक बंच टाइप की फॉर्मेशन हो जाएगी बाय द इंट्रैक्शन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज़ इन लार्जर स्केल। नेक्स्ट वन इज़ प्रेसिपिटेशन। इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं एंटीजन के वो सोल्यूबल होते हैं और एंटीबॉडीज़ जो होती है वो
लार्जर होती हैं और वो कंबाइन करने के बाद एक लार्ज और एक इनसोलुबल प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन करा देंगी। यानी कि सोलुबल एंटीजन वे एंटीबॉडीज़ के साथ कंबाइन करके सोलुबल को इनसोलुबल एंड लैटिस टाइप ऑफ प्रेसिपिटेट के अंदर कन्वर्ट कर देंगी एंड दिस इज़ कॉल्ड एज लैटिस हाइपोथेसिस। लैटिस हाइपोथेसिस जो है वो मैक्सिमम एट द जोन ऑफ इक्विवेलेंस में देखने को मिलता है, जहाँ पर एंटीजन एंड एंटीबॉडीज़ का प्रपोर्शन जो है वो ऑप्टिमम होता है। मींस एंटीजन एंड एंटीबॉडीज़ दोनों की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। इन एक्सेस और डेफिशिएंसी ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडी, अगर एंटीजन या एंटीबॉडी में से किसी एक की भी जो अमाउंट है वो अगर कम होगी तो एग्रीगेट्स जो है वो बहुत थोड़े बनेंगे और प्रेसिपिटेशन जो है वो कम होगा। थर्ड पार्ट इज़ न्यूट्रलाइजेशन। इसके अंदर एंटीबॉडीज़ जो हैं वो कुछ ऐसे टॉक्सिक रिलीज़ करती हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस रिलीज़ करती हैं जो कि एंटीजेनिक सब्सटेंसेस के द्वारा फैलाए गए टॉक्सिक सब्सटेंसेस को नलीफाई कर देंगे। मींस एंटीबॉडीज़ ऐसे टॉक्सिक रिलीज़ करेंगी जो कि एंटीजन के इफ़ेक्ट्स को कम कर देंगे। एंड फोर्थ एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ लाइसिस। लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन करना। इसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर कुछ ऐसी स्ट्रॉन्ग और पोटेंट एंटीबॉडीज़ की फॉर्मेशन होती है जो कि इन्वेडिंग एजेंट्स या बैक्टीरिया है उनकी मेम्ब्रेन के ऊपर अटैक करके उन्हें रप्चर कर देंगी और हमारी बॉडी में इन्फेक्शन को होने से रोकेंगी। नाउ नेक्स्ट इज़ टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। ऑन द बेसिस ऑफ द पीरियड ऑफ डेवलपमेंट हमारी बॉडी में दो तरीके की इम्यूनिटी होती है। पहली होती है इनेट और इनबॉर्न, इसे आप नेचुरल इम्यूनिटी भी कह सकते हैं। ये एक जनरल प्रोसेस है जो हमारे सभी ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर पाई जाती है। इसके अंदर कोई स्पेसिफिक मैकेनिज़्म नहीं होता, इसलिए इसे इनेट या जनरल प्रोसेस भी कहते हैं। ये नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज़्म होता है और ये सभी के लिए सेम होगा, यानी कि इसके अंदर जो है फिज़िकल और केमिकल बैरियर्स और जो भी नॉर्मल से जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज होंगे हमारी बॉडी में वो एक्टिवेट हो जाएंगे और सभी डिजीज़ के लिए ये एक जनरलाइज्ड वे में काम करेगा। और इसके अंदर ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि हमें पहले उस डिज़ीज़ का इन्फेक्शन हो रखा हो। तो एक तरीके से इन्नेट या इनबोर्न इम्यूनिटी जो होती है वो नॉन स्पेसिफिक मैकेनिज़्म होता है। अब हम इसे डिवाइड करते हैं तो इन्नेट इम्यूनिटी को हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, टू पार्ट्स में, और यू कैन से टू लाइन्स ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के अंदर हमारे पास सारे और ये जो है मैकेनिकल बैरियर्स आते हैं। मैकेनिकल बैरियर्स का मतलब होता है स्किन, स्वेट, सीबम या हमारी बॉडी सिक्रेशंस से निकलने वाले बहुत सारे लाइसोजाइम कंटेनिंग सिक्रेशंस या केमिकल कंपाउंड्स जो कि ब्लड में प्रेजेंट होंगे। ये सारे मींस मैकेनिकल एज वेल एज केमिकल सिक्रेशंस, ये हमारी बॉडी में आने वाले फॉरेन ऑर्गेनिजम्स और उनके टॉक्सिक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करते हैं स्किन की, तो स्किन जो है वो एक नॉन स्पेसिफिक एक्सटर्नल डिफेंस होता है। इसके अंदर जो आउटर स्किन का लेयर होगी उसे हम स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं। बेसिकली ये डेड सेल्स या फ्लैट सेल्स की मिलके बनी होती है। ये जर्म प्रूफ लेयर होती है और हमारी बॉडी के लिए एक फ़िज़िकल बैरियर की तरह काम करेगी और बॉडी के अंदर बहुत सारे वायरस और बैक्टीरियाज को आने से रोकती है। उसके बाद हमारी बॉडी में से पसीना निकलता है या हमारे कान में जो है यू कैन से सिबेशियस ग्लैंड्स होती है या हमारी बॉडी के अंदर या माउथ के अंदर जो भी स्किन लार वगैरह ये सब जितने भी होंगे ये सिक्रेशंस होंगे, इन सभी के अंदर बहुत सारे ऐसे बैक्टीरियल साइडल या फंगीसाइडल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि बैक्टीरिया और फंजाई को किल कर देते हैं। तो ये एक सेल्फ डिफेंसिंग ऑर्गन होते हैं। ये बेसिकली अगर हम बात करेंगे ऑयल सिक्रेट करने वाली ग्लैंड्स जिसे सिबेशियस ग्लैंड कहते हैं और स्वेट ग्लैंड्स जिसे सुडोरीफेरस ग्लैंड्स कहते हैं, इनका पीएच बेसिकली 3 to 5 होगा और इस स्वेट के अंदर लैक्टिक एसिड एंड फैटी एसिड्स प्रेजेंट होते हैं जो कि बहुत सारे बैक्टीरियाज को ग्रो करने से रोकते हैं। नेक्स्ट इज़
हमारी बॉडी के स्किन में ही बहुत सारे ऐसे टिश्यू मैक्रोफेजेस होंगे और ये टिश्यू मैक्रोफेजेस क्या करेंगे, जहाँ पर भी इन्फेक्शन होगा वहाँ पर पहुँच के ये उन इन्वेडिंग एजेंट्स को इंगल्फ कर लेंगे, खा जाएंगे और लोकल इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर देंगे सबक्यूटेनियस टिश्यू में, जिसकी वजह से मैक्रोफेज जो है माइक्रोब्स को ईजिली डिस्ट्रॉय कर देंगे। सेकेंड इज़ लाइसोजाइम कंटेनिंग सिक्रेशंस। हमने अभी भी बताया था, जैसे हमारी नेज़ल चैम्बर है, थ्रोट है, ट्रैकिया है, इन सभी के अंदर क्या है, म्यूकस रिलीज़ होती है। इस म्यूकस में लाइसोजाइम एक यू कैन से इंजाइम पाया जाता है। ये एक लाइसोसोमल म्यूकोलिटिक पॉलीसैकेराइड एंड बैक्टीरियल साइडल प्रॉपर्टी वाला इंजाइम होता है, जो कि बैक्टीरिया को किल कर देगा इनकी लिपिड मेम्ब्रेन्स को डिसॉल्व करके। तो ऐसे ही हमारे ट्रैकिया के अंदर बहुत सारे सीलिया प्रेजेंट होते हैं, जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक को डस्ट पार्टिकल से फ्री रखने का काम करते हैं। हमारी नेज़ल कैविटी में प्रेजेंट होने वाले सिक्रेशंस एंड स्मॉल हेयर्स बाहर से आने वाले फॉरेन पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेंगे और उसे म्यूकस में ट्रैप करके ट्रैकिया से स्नीजिंग के थ्रू या उसको जो है बाहर हमारी बॉडी से एक्सपेल आउट कर देते हैं। ऐसे ही हमारे फेरिंग्स के अंदर बहुत सारे ऐसे यू कैन से म्यूकस और एसिडिक गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं, जो कि बैक्टीरियाज और जो अदर माइक्रोब्स होते हैं उन्हें किल करने का काम करते हैं। तो हमारी बॉडी में केमिकल सब्सटेंसेस जो हैं वो भी डिफेंस भूमिका निभाते हैं। टीयर्स के अंदर आप देखिए लैक्रिमल ग्लैंड्स होती हैं, इसके अंदर भी लाइसोजाइम प्रेजेंट होगा। नेज़ल सिक्रेशंस में एंड स्लाइवा के अंदर, इन सभी सिक्रेशंस के अंदर टीयर, नेज़ल एंड स्लाइवा, इन सभी में लाइसोजाइम्स होते हैं। लाइसोजाइम्स एक तरीके के स्पेशल एंजाइम्स होते हैं जो कि बैक्टीरियल साइडल होते हैं, बैक्टीरिया को किल करा देते हैं। स्टमक की अगर हम बात करेंगे तो स्टमक के अंदर 1 से 2 pH का स्ट्रॉन्ग एसिडिक मीडियम होने वाला गैस्ट्रिक जूस रिलीज़ होता है, जो कि बहुत सारे बैक्टीरिया जो फूड में प्रेजेंट होंगे उनको किल कर देगा। इसके अलावा हमारी गट के अंदर भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि एंटीबायोटिक रिलीज़ करते हैं। ये सब एंटीबायोटिक्स हमारी गट में जर्मिनेट होने वाले या फूड के साथ आने वाले बहुत सारे पैथोजेंस और बैक्टीरियाज को किल कर देती है। स्टमक में जहाँ पर एसिडिक सिक्रेशन रिलीज़ होता है, वैसे ही बाइल के अंदर एल्कलाइन जूस जिसका pH 8 के करीब होगा वो रिलीज़ होगा, और ये ड्योडेनम और जोजनम के अंदर जितने भी माइक्रोब्स हैं उनको किल कर देगा। कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं ह्यूमन फीमेल वेजाइना के अंदर जो कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस कराते हैं, और लैक्टिक एसिड बहुत सारे बैक्टीरिया को किल कर देगा। ऐसे ही ईयर वैक्स यानी कि क्यूरुमिन जो है, जो कि क्यूरुमिनस ग्लैंड्स ऑडिटरी कैनाल के अंदर प्रोड्यूस होगा, ये भी बहुत सारे डस्ट और बैक्टीरियाज को अपने अंदर ट्रैप कर लेता है। नेक्स्ट इज़ केमिकल कंपाउंड्स ऑफ ब्लड। दिस इज़ द सेकंड सिस्टम ऑफ डिफेंस। इसके अंदर क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। इट्स अ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखिए कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक तरीके से ब्लड प्लाज्मा के अंदर 20 डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन का एक ग्रुप है जो इस सिस्टम को चलाते हैं। इसके अंदर नॉर्मली जितने भी प्रिकॉशंस होते हैं बेसिकली वो इनएक्टिव स्टेज के अंदर होते हैं, लेकिन जैसे ही हमारी बॉडी के अंदर एंटीजन और एंटीबॉडी की एक कॉम्प्लेक्स बनना शुरू होता है तो ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी एक्टिवेट हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम कॉम्प्लीमेंट करना यानी कि ये ब्लड और लिम्फ वेसल्स के साथ मिलकर इन्फेक्शन से लड़ने में एक मेन रोल निभाता है, सेकेंडरी रोल प्ले करता है। दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। इसके अंदर बहुत सारे प्रिंसिपल प्रोटीन्स होते हैं जिसे हम C1 से लेके C9 तक डिवाइड करते हैं, और B और D ये कुछ पर्टिकुलर प्रोटीन्स होती हैं जो कि एक रिएक्शन चेन ऑफ रिएक्शन स्टार्ट कर देती है, और इस तरीके से क्लासिकल पाथवे एक्टिवेट हो जाएगा एंटीजन और एंटीबॉडी के इंटरेक्शन से, और हमारी बॉडी के अंदर डिफेंस सिस्टम जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो आइए अब हम बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की। दिस इज़ द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। इसके अंदर देखिए एंटीजन और एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स जैसे ही स्टार्ट हुआ वैसे ही जो ये इनएक्टिव प्रोटीन्स थी C1 से लेके C9 तक ये एक्टिवेट होना स्टार्ट हो गई। जैसे ही कॉम्प्लीमेंट सिस्टम इसका क्लासिकल पाथवे स्टार्ट होता है तो ये कई सारे हमारी बॉडी के अंदर प्रोसेस को इन्हांस करना शुरू कर देता है, जिसके अंदर मेन आती हैं ऑप्सोनाइजेशन ऑफ बैक्टीरिया एंड फैगोसाइटोसिस
ऑप्सोनाइजेशन का मतलब होता है किसी जगह पर केमिकल्स रिलीज़ करा के वहाँ पर कीमोटैक्सिक मूवमेंट्स के द्वारा मैक्रोफेजेस को इकट्ठा करना। एंड लाइसिस ऑफ इन्वेडिंग ऑर्गेनिजम्स, जितने भी बैक्टीरिया या और माइक्रोब्स होते हैं उनकी सेल वॉल को रप्चर करा देना। एंड अग्लूटिनेशन यानी कि एडीरिंग माइक्रोब्स, बहुत सारे एंटीबॉडीज़ को माइक्रोब्स की सरफेस के ऊपर इकट्ठा करा देना। एंड न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वायरस एंड कीमोटैक्सिक ऑफ न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस, यानी कि मैक्रोफेजेस और न्यूट्रोफिल्स WBCs होती हैं ये एक प्रकार की, इनको केमिकल सिग्नल्स देके एक पर्टिकुलर इन्फेक्शन वाले पार्ट पर इकट्ठा कराना। एंड अलोंग विद इट एक्टिवेशन ऑफ मास्ट सेल एंड बेसोफिल सेल्स। मास्ट सेल और बेसोफिल सेल्स हमारी बॉडी में हिस्टामिन और दूसरे ऐसे केमिकल्स रिलीज़ करते हैं जिसकी वजह से लोकल इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाती है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है एक तरीके से इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस को एम्पलीफाई करता है, इन्हांस कर देता है। और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की वजह से बैक्टीरिया की सेल वॉल्स के अंदर होल्स हो जाते हैं और इसकी वजह से अंदर से पोटाशियम आयंस जो है वो बाहर आ जाएगा और साल्ट जो है वो बैक्टीरियाज के अंदर एंट्री कर जाएगा उनकी सेल मेम्ब्रेन्स के थ्रू, जिससे उनकी डेथ हो जाएगी। तो इस तरीके से जो है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम काम करता है। सेकंड इज़ एंटी माइक्रोबियल सब्सटेंसेस। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे वायरस वगैरह का इन्फेक्शन होता है और जिसकी वजह से हमारी बॉडी में साइटोकाइनिन्स प्रोड्यूस होते हैं। ऐसे ही एक साइटोकाइनिन बेसिकली जिसका नाम है इंटरफेरोन। ये इंटरफेरोन क्या होगा, जहाँ पर भी इन्फेक्शन वाली सेल्स होती है वहाँ से, इन्फेक्शन वाली सेल से पर्टिकुलर टाइप के इंटरफेरोन्स रिलीज़ होना स्टार्ट हो जाते हैं और आसपास की हेल्दी नेबरिंग सेल्स के अंदर पहुँच जाते हैं और उनको स्टिमुलस देते हैं कि इस तरीके से जो है हमारी बॉडी में वायरस का इन्फेक्शन हुआ है और बहुत सारे ये स्टिमुलस देते हैं कि इस तरीके की बायोकेमिकल्स बनाएं हेल्दी सेल्स, जिससे वो वायरस के रेप्लिकेशन को अपने अंदर रोक सके। तो एक तरीके से ये सिग्नल पहुंचाने का काम करते हैं बिटवीन इन्फेक्शियस सेल्स टू हेल्दी सेल, इंटरफेरोन्स। ऐसे ही जब कोई सेल जो है जिसका इन्फेक्शन हो जाएगा वो जो है अपनी प्रोटीन सिंथेटिक मैकेनिज़्म को जो है ब्लॉक कर देगी, जिसकी वजह से वायरस जो है वो आगे फर्दर इन्फेक्शन नहीं करा पाएगा। तो एक तरीके से इंटरफेरोन से एक पर्टिकुलर टाइप की प्रोटीन्स होती हैं जो कि वायरस इन्फेक्टेड सेल्स के अंदर बनती हैं और ये दूसरी हेल्दी सेल्स को प्रिपेयर करती हैं ताकि वो उनके अंदर इन्फेक्शन, वायरस का इन्फेक्शन ना हो सके। बेसिकली इंटरफेरोन्स एक बहुत अच्छी स्पीशीज़ स्पेसिफिक पार्टिकल्स हैं, लेकिन इनका जो यूज़ है वो एक तरीके से सिग्नल स्टिमुलेंट्स के रूप में किया जा सकता है। लेकिन हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम इंटरफेरोन्स को आसानी से आइसोलेट नहीं कर सकते। इनको जो है बेसिकली बहुत कम अमाउंट में बनते हैं और आज के टाइम पे अगर इसके ऊपर इनको जो है सिंथेसाइज करने का काम जो है रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी के थ्रू किया जा रहा है और कुछ केसेस में इनका सक्सेसफुल यूज़ भी किया गया है, लाइक इन ट्रीटिंग इन्फ्लुएंजा एंड हेपेटाइटिस बी। बट कैंसर के अगेंस्ट जो है ये इंटरफेरेंस जो है ज़्यादा कारगर साबित नहीं हो पाए हैं अभी। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज़ फीवर। देखिए फीवर जो है एक नॉन स्पेसिफिकली पार्ट होता है, इसके अंदर WBC सेल्स जो हैं वो प्रोलिफरेट कर जाएंगी और ये सेल्स कुछ ऐसे प्रोटीन्स फॉर्म करेंगी जिसे हम एंडोजीनियस पायरोजेंस कहते हैं। पायरोजेंस का मतलब ये होता है फीवर प्रोड्यूस कराने वाले। ये एंडोजीनस पायरोजेंस जो हैं हमारी बॉडी के थर्मोरेगुलेटरी सिस्टम, दैट इज़ ब्रेन्स हाइपोथैलेमस हमारी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है। ये एंडोजीनियस पायरोजेंस WBC से रिलीज़ होके हाइपोथैलेमस को सिग्नल देते हैं और इसके बायोलॉजिकल क्लॉक को एक हायर टेम्परेचर के ऊपर सेट कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें फीवर आता है। फीवर बेसिकली माइक्रोब्स की ग्रोथ को काउंटरैक्ट करता है और हाई फीवर की वजह से हमारी बॉडी में आयरन का लेवल जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगा, क्योंकि Fe2 का लेवल डिक्रीज़ हो गया, इसलिए बहुत सारे बैक्टीरिया, फंजाई जिन्हें की ज़्यादा आयरन की ज़रूरत होती है अपनी ग्रोथ के लिए, तो ये जो है टेम्परेचर राइज़ होने की वजह से और दूसरा आयरन की वजह से बॉडी के अंदर ग्रोथ नहीं कर पाते और हमारी बॉडी जो है माइक्रोब्स से बच जाती है। फैगोसाइटोसिस जो है वो भी विगरसली अटैक करते हैं जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ होएगा। इस तरीके से फीवर एक
स्टिमुलस होता है ताकि हमारी बॉडी जो है माइक्रोब्स और बैक्टीरियाज के इन्फेक्शन से अपने आप को बचा सके। अगर हम बात करते हैं एंटीबॉडीज़ की एंड इंटरफेरोन्स की, तो इनके बीच में कुछ डिफरेंसेस हैं, जैसे कि एंटीबॉडीज़ जो हैं वो स्लो एक्ट करती हैं जबकि इंटरफेरोन्स क्विक एक्शन करते हैं। एंटीबॉडीज़ लॉन्ग लास्टिंग होती है जबकि इंटरफेरोन्स क्विक होंगे एंड टेम्परेरी होंगे। एंटीबॉडीज़ जो हैं वो इनसाइड द सेल काम करती है जबकि इंटरफेरोन्स जो है आउटसाइड द सेल काम करेंगे। और एंटीबॉडीज़ जो हैं बैक्टीरिया और वायरस दोनों के इन्फेक्शन में काम करते हैं जबकि इंटरफेरोन्स सिर्फ और सिर्फ वायरस इन्फेक्शन के दौरान ही एक्टिव होते हैं। सो दिस वाज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। नेक्स्ट इज़ सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। इसके अंदर हमारी बॉडी में मैक्रोफेज सिस्टम आता है। ये भी एक नॉन स्पेसिफिक इंटरनल डिफेंस सिस्टम का पार्ट है। मैक्रोफेज जो है वो एक तरीके से फैगोसाइटिक सेल्स होती हैं जो कि हमारे टिश्यूज़ के अंदर, ब्लड स्ट्रीम के अंदर प्रेजेंट होती हैं, और ये हमारी बॉडी में फॉरेन पार्टिकल्स को इंजेस्ट कर लेंगी, जस्ट लाइक अमीबा ये इंगल्फ कर लेंगी और उसे इंजेस्ट कर लेती हैं। ये दो तरीके से होते हैं बेसिकली। फर्स्ट इज़ ल्यूकोसाइट्स और यू कैन से WBCs। ल्यूकोसाइट्स जो हैं ये एक तरीके से पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स होते हैं। पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर का मतलब इसके अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो मल्टी न्यूक्लियाई होगा और अलग सी शेप के अंदर होगा। इन्हें न्यूट्रोफिल्स कहते हैं। न्यूट्रोफिल्स बेसिकली जैसे ल्यूकोसाइट्स है WBCs, इसके बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, तो उसमें से न्यूट्रोफिल्स जो है सबसे मेन होती है और अबाउट 62% ऑफ WBCs की फॉर्मेशन अकेली न्यूट्रोफिल्स ही कराती हैं। ये मोस्ट अबंडेंट होती हैं ब्लड के अंदर। इनकी एक ख़ास बात होती है ये कि ये ब्लड कैपिलरीज में से बाहर आ सकती हैं अमीबॉइड मूवमेंट्स के थ्रू। इस तरीके से ये अमीबॉइड मूवमेंट शो करना और ब्लड कैपिलरीज से बाहर आना, इसे डायएपेडेसिस कहते हैं। और ये जो है जहाँ पे भी इन्फेक्शन हुआ है उस एरिया के अंदर जो है ये पेनिट्रेट कर जाएंगे और वहाँ जाकर जो है कीमोटैक्सिक सोर्सेज के थ्रू वहाँ पर रीच करके ये जो भी इन्वेडिंग बैक्टीरियाज हैं उन सबको इंगल्फ कर लेंगे और उसे डिस्ट्रॉय कर देंगे। सो इस तरीके से बैक्टीरिया का इंगल्फ कर लेना मैक्रोफेजिस सिस्टम के थ्रू फैगोसाइटोसिस कहलाता है, जैसे कि हम इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं। फिगर 13 के अंदर ये एक डायएपेडेसिस, ये एक कैपिलरी मेम्ब्रेन थी और ये एक टिश्यू था जहाँ पर इन्फेक्शन हुआ था। तो यहाँ से कीमोटैक्टिक सब्सटेंसेस जो हैं वो रिलीज़ होते हैं। कीमोटैक्टिक का मतलब ऐसे स्पेशल केमिकल्स जो कि अट्रैक्टेंट की तरह बिहेव करेंगे, ये आसपास के टिश्यू में रिलीज़ हो जाएंगे और यहाँ से कैपिलरीज़ की तरफ से जो है यहाँ से मैक्रोफेजिस और यू कैन से कि न्यूट्रोफिल्स जो है वो अमीबॉइड मूवमेंट के थ्रू इस एरिया के अंदर जाएंगी और जितने भी सेल्स होती हैं इंगल्फिंग बैक्टीरिया हैं उन्हें मैक्रोफेज के रूप में इनको जो है इंगल्फ कर लेंगी और फैगोसाइटोसिस करके इनको नष्ट कर देंगी। नेक्स्ट इज़ मैकेनिज्म ऑफ फैगोसाइटोसिस। न्यूट्रोफिल्स फर्स्ट जो है अपनी जो भी पर्टिकुलर एरिया है वहाँ पे पहुँच जाएंगी। दूसरी बात वो सूडोपोडिया के थ्रू जो है उस पार्टिकल के चारों तरफ एक कप लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म कर लेंगी। उसके बाद जो है जो भी इन्वेडिंग मटेरियल होगा उसको एक फूड वैक्यूल के थ्रू और यू कैन से फैगोसोम के अंदर जो है इंगल्फ कर लिया जाएगा और इस तरीके से एक न्यूट्रोफिल जो है 5 से 20 बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर सकती है। फैगोसोम एंड प्राइमरी लाइसोसोम ये दोनों ही मिलके जो है एक सेकेंडरी लाइसोसोम की फॉर्मेशन कर लेंगे जिसे कि डाइजेस्टिव ग्रेन्यूल कहते हैं। इसके अंदर जो है बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि बैक्टीरिया और दूसरे माइक्रोब्स को किल करके डाइजेस्ट कर देते हैं और एक रेसिडुअल बॉडी के रूप में इसको छोड़ देते हैं। बाद में ये रेसिडुअल बॉडी और ये यू कैन से ये वेस्ट स्टोर्ड मटेरियल जो है वो एक्सोसाइटोसिस के थ्रू सेल से रिमूव कर दिया जाता है। सो ये बात थी ल्यूकोसाइट्स और न्यूट्रोफिल्स की। सेकेंड इज़ मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस क्या होते हैं? मैक्रोफेजेस अमीबा जैसी फैगोसाइटोटिक सेल्स होती हैं जो कि साइज़ में बहुत बड़ी होंगी। ये जो मैक्रोफेजेस हैं ये हमारी कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पाए जाते हैं, लिम्फ के अंदर मिलेंगे, लिम्फ नोड्स के अंदर, स्प्लीन के अंदर, रेटिकुलो एंडोथीलियम के अंदर, लीवर के अंदर, बोन मैरो के अंदर। ठीक है, तो एक तरीके से ये अमीबॉइड फैगोसिटिक सेल्स होती हैं। जबकि पहले हमने ल्यूकोसाइट्स बताई थी ये ब्लड के अंदर पाई जाती थी, ये कनेक्टिव टिश्यू के अंदर पाए जाएंगे। जैसे कि माइक्रोग्लिया ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर आल्सो एक्ट एज द
मैक्रोफेजेस सेल्स लीवर्स के अंदर भी प्रेजेंट होंगे, जहाँ पे कुछ स्पेशल सिनोसॉइड सेल जो हैं वो इसके मैक्रोफेज के रूप में काम करेंगे, जिसे कफलर सेल्स कहते हैं। ऐसे ही जो मैक्रोफेजेस हैं वो हमारे लिम्फो रेटिकुलर या रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम इन गट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। ये जो है मैक्रोफेजेस ये स्क्वेंजर का काम करते हैं। ये दो तरीके से होते हैं, या तो फिक्स होंगे या वंडरिंग होंगे। ये इतने बड़े होते हैं साइज़ में अमीबा जितने, कि ये बड़े पार्टिकल को भी आसानी से कंप्लीट होल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या टिश्यूज़ को, सेलुलर डेब्रीज को और किसी भी एनी कोलाइडल सब्सटेंसेस को या डेड सेल्स को अपने अंदर इंगल्फ कर लेंगे और स्क्वेंजर का काम करेंगे। ये एक कंप्लीट बैक्टीरिया एक कंप्लीट सेल को भी विद इन सेकेंड्स जो है डैमेज कर सकते हैं। बेसिकली स्प्लीन, बोन मैरो, यहाँ पर जो मैक्रोफेजेस होते हैं वो रेटिकुलर एंडोथेलियम टिश्यू के अंदर एक मैश वर्क के थ्रू एम्बेडेड होंगे। स्प्लीन में लार्ज साइज के मैक्रोफेजेस प्रेजेंट होते हैं अलोंग द ट्रेबिकुले, एंड ये जो है फैगोसाइटोसिस के थ्रू अनवांटेड डेब्रिज ऑफ ब्लड और एबनॉर्मल आरबीसीज को स्प्लीन के अंदर डैमेज कर देंगे। दैट्स वाई स्प्लीन जो है वो डेड हाउस ऑफ आरबीसीज कहा जाता है। ऐसे ही बहुत सारे जो लार्ज नंबर ऑफ टिश्यू मैक्रोफेजेस हैं वो हमारी एल्वियोलर वॉल के अंदर प्रेजेंट होंगे, लंग्स के अंदर, जहाँ पर ये जो है बैक्टीरिया ट्यूबरकुलाई, सिलिका, डस्ट पार्टिकल्स और बहुत सारे कार्बन के पार्टिकल्स को जो है वो डिस्ट्रॉय करते रहते हैं। मैक्रोफेजेस जो हैं एक मल्टी न्यूक्लिएट जाइंट की रूप में प्रेजेंट होंगे और ये लार्ज साइज़ की फॉरेन बॉडीज़ को टैकल करने में काम आते हैं। मैक्रोफेजेस और ल्यूकोसाइट्स के अंदर एक मेन डिफरेंस ये होता है कि मैक्रोफेजेस साइज़ में बड़े होते हैं और ये जो है एंटीबॉडीज़ को सिंथेसाइज नहीं कर सकते।